आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। गजब गजब ओपिनियन पीस पढ़ा करो यार, इंडियन एक्सप्रेस के बहुत बढ़िया होते हैं। तो ये मैं ओपिनियन पीस लाया हूं, महेश जागड़े ने ये लिखा है। इन्होंने बताया है किस तरीके से डिजिटली हम एग्रीकल्चर को सुधार सकते हैं। देखिए ये सब ओपिनियंस है, आइडियाज इतने बेहतरीन है। मैंने अभी 2-3 महीने में कम से कम 10-15 एग्रीकल्चर पे लेक्चर ले लिए होंगे। तो हम देखेंगे दोस्तों, आईबी, यूपीएससी और लॉ स्कूल्स की टेस्ट सीरीज आती हैं, जरूर आप अवेल करें, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। इंस्टा पे मैं आ गया, मुझे यहां पे आप फॉलो करें। और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इस समय 13,100 सब्सक्राइबर्स है। देखिए कई बार मैं आपको बता चुका, अब तो आपको रट गया होगा। एग्रीकल्चर जो है वो हमारा डोमिनेंट सेक्टर है। एग्रीकल्चर से, कृषि से ही पूरी दुनिया ही शुरू हुई। नियोलिथिक रेवोल्यूशन 10,000 साल पहले आया, जब हमको पता चला कि हम प्लांट से भी बहुत सारी चीजें उगा सकते हैं। उसके बाद सिविलाइजेशन है। 4 सबसे इंपॉर्टेंट सिविलाइजेशन: इंडस वैली सिविलाइजेशन, चाइनीज सिविलाइजेशन, इजिप्शियन सिविलाइजेशन और मेसोपोटामियन। मेसोपोटामियन इज द ओल्डेस्ट वन, एंड द कॉमन थिंग इज दीज सिविलाइजेशंस दे ऑल आर ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर। व्हाई? बिकॉज इट इज वेरी फर्टाइल, वो फर्टाइल एरिया है, एंड विथ फर्टिलिटी कम्स एग्रीकल्चर, एज सिंपल एज दैट। तो एग्रीकल्चर जो है वो फर्टिलिटी पे, सॉइल कितनी ज्यादा फर्टाइल है। 8 तरीके की सॉइल हमारे कैटेगराइज्ड है। सबसे फर्टाइल है एलुवियल सॉइल, जो भारत में सबसे ज्यादा पाई भी जाती है। ये गंगा का जो पूरा प्लेन है, गंगा प्लेन्स है, ये गंगा नदी पूरा कोर्स, हिमालयन रिवर जो पूरा कोर्स कवर करती है, फर्टिलिटी बहुत ज्यादा है ना। तभी आप देखेंगे बंगाल हो गया, असम हो गया, वहां पे चावल बहुत उगाया जाता है। वो पूरा ब्रह्मपुत्र रिवर जो है उसको फर्टाइल बनाती है, और चावल में अच्छा खासा वाटर चाहिए। बट पता नहीं मैं यहां से वहां का चला गया। बट एग्रीकल्चर है तो सब कुछ आपको रिलेट करके बताना पड़ता है। बहुत बच्चे ना मुझे बोलते हैं कि सर आप टॉपिक से डाइवर्ट। यार एक्चुअली मैं आपको अपना शेड्यूल बताता हूं, सुबह से लेकर शाम तक मैं पढ़ता ही रहता हूं। मतलब मुझे अच्छा लगता है पढ़ना, इधर उधर की नॉलेज। तो क्या है कि जब इतनी नॉलेज होती है तो मैं चाहता हूं कि आपको सब कुछ बता दूं। अब कुछ बच्चे बोलते हैं सर आप टॉपिक से पे ही रहो। अब जैसे टॉपिक पे कुछ आ गया तो मैं वहां पे चला गया, वहां पे आपको इन्फॉर्मेशन देने लगा। तो इसीलिए अब मैं बहुत कोशिश करता हूं कि जो टॉपिक है उसी को ही समझाओ, इधर उधर ना भागू। लेकिन फिर भी इधर उधर भाग ही जाता हूं। अब उतना तो आपको झेलना पड़ेगा। तो एग्रीकल्चर हमारा डोमिनेंट सेक्टर रहा है, और इसके बाद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया तो सब खत्म। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने लेबर्स की बैंड बजा दी, कैपिटलिज्म आया, कार्ल मार्क्स आ गए, मार्क्सिज्म आया। मार्क्सिज्म ने बोला कि ए लेबर्स, तुमसे बोल रहा हूं, तुमसे, तुमको इतना एक्सप्लॉइट किया जाता है, क्या मिलता है तुमको? सारा प्रॉफिट तो तुम्हारा ओनर ले जाता है। 99% प्रॉफिट वो रखता है, 1% भी नहीं तुमको देता है, और 24-24 घंटे तुम काम कर रहे हो। सारे लेबर्स, ऑल द लेबर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट। कार्ल मार्क्स का इतना ज्यादा प्रभुत्व था दोस्तों, आपको विश्वास नहीं होगा। जिस समय जीसस क्राइस्ट की जितनी मान्यता थी ना, एक समय पे कार्ल मार्क्स की उतनी ज्यादा मान्यता थी 19th सेंचुरी में। कार्ल मार्क्स की जब मृत्यु हुई तब उनको बहुत ज्यादा ख्याति नहीं मिली, ठीक टेस्ला की तरह। लेकिन उसके बाद जो है, जब कैपिटलिज्म ने हद से ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन शुरू किया, भैया कार्ल मार्क्स ऐसे जैसे जीसस क्राइस्ट, आप ऐसा समझ लीजिए। और आज भी मार्क्सिज्म सबसे इंपॉर्टेंट है, एक पूरी थ्योरी है जो आप पढ़ेंगे, और यूपीएससी के लिए तो और ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया फिर, और कैपिटलिज्म आया, मार्केट इकोनॉमी आई। एडम स्मिथ अपनी वेल्थ ऑफ नेशंस किताब लेके आए, फ्री मार्केट थ्योरी, ठीक है, लेसे फेयर, बहुत सारी, ये सब मैंने कवर किया। एडम स्मिथ और बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट, इकोनॉमी मेरा वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट है, तो मैंने पूरा कवर किया। आप देखिएगा 3 इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस आए, ठीक है। लाइट चली गई यार, आपको अब ऐसे ही रहना पड़ेगा। 3 इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है। रुको, मैं, मेरा इन्वर्टर है तो मैं पहले लाइट जला दूं, पॉज करके वीडियो। पहला इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में तो मशीन ही थी, फैक्ट्रीज लगी। फिर दूसरे में इलेक्ट्रिसिटी आई, फिर उसके बाद तीसरे में टेक्नोलॉजी आई, और चौथे में अभी तो पूरा कम्युनिकेशन आ गया है, आईटी सेक्टर आ गया है। तो 3 इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने बहुत ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की, है ना। और धीमे धीमे एग्रीकल्चर जो है वो पीछे हटता गया। प्राइमरी सेक्टर है एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर से ही सेकेंडरी और टर्जरी सेक्टर है। लेकिन हालत यह है दोस्तों, ये आपको पता ही है कि अगर भारत में बात करें तो 60% जो लोग हैं इनडायरेक्टली या डायरेक्टली एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हैं। लेकिन देखिए आप कितना कम कंट्रीब्यूशन है, 12 से 15% बस जीडीपी में। 90% कंट्रीब्यूशन जो है ना, अगर पूरे वर्ल्ड की बात करें तो 90% जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन है वो सेकेंडरी और टर्जरी सेक्टर से आता है, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर से आता है। एंड यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो, आपको लगता होगा खाली भारत की ऐसी हालत है, बिल्कुल नहीं, पूरी दुनिया की हालत है। एफएओ की डेटा के हिसाब से पूरी दुनिया में
60 से 70% लोग एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हैं। पूरी दुनिया की बात हो रही है, और वर्ल्ड जीडीपी में खाली 4% एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन है। बाकी 90% प्राइमरी और सेकेंडरी और टर्जरी से आता है। और भारत में भी यही है, 70 से 80% टर्जरी और सेकेंडरी से आता है। तो एग्रीकल्चर जो है वो धीमे जाता जा रहा है। अब दोस्तों, इनकम इनइक्वालिटीज, सेक्टोरल इनकम इनइक्वालिटीज बहुत ज्यादा है। अब सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को साथ में काम करना होगा। ऐसा हुआ क्या, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और ये टर्जरी सेक्टर जो है हमारा, जो सर्विस सेक्टर, वो इतना आगे बढ़ गया, लेकिन एग्रीकल्चर पीछे रह गया। बल्कि शुरुआती एग्रीकल्चर से होती, आज भी एग्रीकल्चर पे ही पूरी दुनिया टिकी हुई है। एक दिन अगर सारे किसान बोले कि हम कुछ नहीं उगाएंगे, बैंड बज जाएगी दोस्तों लोगों की। बहुत बोल रहे हैं ना कि अरे ये फार्मर जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अरे अपना काम कर रहे हैं, ये अपना काम करें, इनका काम ही है खाना उगाना। बेटा खाना उगा रहे हैं वो, जिससे तुम जिंदा हो। मोबाइल के बिना तुम जिंदा रह सकते हो। और दूसरी चीज ये है कि वो जो उगा रहे हैं ना, उसको उनका कुछ मिल नहीं रहा है। ठीक है, 70 से 80% जो लो और मिडिल इनकम फार्मर्स हैं, उनको कुछ नहीं मिलता है। आप जो काम करो उसको आपका पैसा मिलता है। आपने जितनी मेहनत की है, 40-50 हजार रुपए महीना मिलता है। किसानों को कुछ नहीं मिलता। ठीक है, वो जो प्रोडक्ट बाजार में 30 रुपए का बिकता है ना, उनको 4-5 रुपए मिलते हैं। तो ये तो बहुत ही बेकार तर्क है। और इतनी ज्यादा इनइक्वालिटीज है ना, तभी आप देख ही सकते हो 12 से 15%। ऊपर से सरकार इनके लिए कुछ करती भी नहीं है। स्कीम बहुत बड़ी बड़ी लेके आएगी, लेकिन ग्राउंड रियलिटी आप देखिए जाके क्या है। तो यहां पे हमको करना क्या है, हमको नया इकोनॉमिक मॉडल जो है वो बनाना है, ताकि इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को हम देख सके। देखिए, एग्रीकल्चर जो है ना, वो आपको जॉब अपॉर्चुनिटी भी देता है। ठीक है, हुआ क्या कि एग्रीकल्चर की वजह से, मतलब एग्रीकल्चर में बहुत प्रॉफिट लगा नहीं, तो बहुत सारे लेबर जो है वो दूसरे सेक्टर्स में शिफ्ट हो गए। ठीक है, अदर सेक्टर में चले गए, सर्विस सेक्टर या मैन्युफैक्चरिंग। हालांकि अच्छा भी है। मैं आपको अपने ही दोस्त का एक एग्जांपल बताता हूं। मैं जब 5th क्लास में पढ़ता था, तो मेरा एक दोस्त था, और वो हाईली इंटेलिजेंट था। उसके पिताजी किसान थे, लेकिन वो किसानी नहीं करना चाहता था। उनके पिताजी ने उसको किसानी करने भी नहीं दी। आज वो आईआईटी में है। यस, आईआईटी से पीएचडी कर रहा है, और बहुत बड़ी बात है ये। तो ये आप समझ सकते हैं ना कि अब जो है वो बच्चों को अपने इसमें डालना भी नहीं चाहते हैं। क्यों डालना चाहेंगे जब प्रॉफिटेबल नहीं है? तो अब एक सोल्यूशन, बहुत यहां पे इन्होंने सोल्यूशन दिया है, और ऑथर ये बोलते हैं कि सोल्यूशन जो है, सबसे अच्छी चीज ये हो सकती है कि हम रूरल एवरेज हाउसहोल्ड, मतलब गांव में इनकम बढ़ा दो। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जब आप जाओगे, सर्विस सेक्टर में तो बहुत पैसा मिलता है आपको, तो पैकेज कमाल का मिलता है। अगर आपने बढ़िया इंजीनियरिंग कर ली, बढ़िया कॉलेज से इंजीनियरिंग कर ली, तो आप तो महीने के 2-3 लाख रुपए कमाओगे। और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी यही है, जॉब अपॉर्चुनिटीज, एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटीज यू हैव। बट इन एग्रीकल्चर सेक्टर, योर इनकम इज नोवेयर क्लोजर टू मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज। सो ये इनइक्वालिटीज है। अब इन ऑर्डर टू ओवरकम दिस, हमको करना क्या पड़ेगा? हमको इनकम बढ़ानी पड़ेगी। अब इनकम बढ़ाओगे कैसे? रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे यार। विदाउट रिफॉर्म्स आप इनकम कैसे बढ़ा सकते हो? नए फॉर्म लाओ। देखिए, फार्म लॉज जो है ना, अब ये पूरी तरीके से गलत है ऐसा भी नहीं है, इसमें कुछ चीजें बढ़िया हैं। वही तो बोल रहे हैं, सरकार और किसानों को, दोनों को ही, ना सरकार झुकने को तैयार है और ना किसान, दोनों को ही शांति से बैठना चाहिए। और जो अच्छी चीज है उसको आगे रखो, और जो खराब चीज है उसको पीछे ले लो। खत्म बात। तो एपीएमसी का एबॉलिशन, एमएसपी, डीबीटी, सब्सिडीज, ठीक है, यहां पे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं इस फार्म लॉज में ही और इन जनरल कि अगर हम उनको इंप्लीमेंट कर दे तो कमाल का काम कर सकती है एग्रीकल्चर। और ऊपर से दोस्तों, भले ही ये जो 3 इंडस्ट्रियल, मतलब हम चौथे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में है, ये बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, लेकिन हमको ये भूलना नहीं चाहिए कि जॉब लॉसेस का खतरा बढ़ता जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 3D प्रिंटिंग, ये सारी जो टेक्नोलॉजीज है ना, ये इंसानों की जॉब खा जाएंगी। तब आप क्या करोगे? तो यहां पे सॉल्यूशन दे रहे हैं कि आप जो है प्राइस को फिक्स कर दो, फिक्सेशन ऑफ प्राइस। जितने भी एग्रीकल्चर प्राइमरी गुड्स हैं, डे टू डे बेसिस पे यूज होते हैं, लोकल फार्मिंग कम्युनिटी यूज करती हैं, आप उसका प्राइस फिक्स कर दो ना। सिंपल। अब जैसे सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में प्राइस फिक्स है, आप इतने की सर्विस दोगे, आपको महीने में इतनी सैलरी मिलेगी। लेकिन एग्रीकल्चर में तो ऐसा है नहीं। ठीक है, अब इसको बहुत बढ़िया फर्स्ट ट्रेड मिनिमम प्राइस, FTMP इन्होंने बोला है, और ये डिपेंड कर दो मार्केट फोर्सेस पे। मार्केट प्रॉब्लम क्या पता है क्या होती है कि प्रॉब्लम ये है कि मार्केट में प्राइस कुछ और चल रहा है। एग्रीकल्चर जो किसान है, वो पहली बात तो इतनी दूर मंडियों में जाना नहीं चाहता है,
देखिए अमीर किसान तो चले जाएंगे, गरीब का इतना ज्यादा खर्चा हो जाता है कि वो ना ट्रैक्टर है ना कुछ है, तो इसीलिए वो आड़तियों को बुला देता है, जो बीच के बिचौलिए होते हैं उनको। अब कुछ बिचौलिए तो बहुत बढ़िया काम करते हैं लेकिन कुछ अच्छा नहीं काम करते हैं। वो क्या करते हैं कि आप हमको दे दो, इतने में आप हमको बेच दो और आपका खर्चा वहां जाने का बच जाएगा, हम ये सारा सामान ले जाके मंडी में बेच देंगे। अब मंडी में वो अच्छे खासे दामों में बेच देते हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि जो चिप्स आप खा रहे हो 10 से 20 रुपए जिस चिप्स के आप दे रहे हो, ठीक है, किसान को उसके 1-2 रुपए ही मिलते हैं, उससे कम ही मिलेंगे। तो किसानों को अब ये इसलिए ही है क्योंकि पहली बात तो मार्केट फोर्सेस को समझना होगा और यहां पे सरकार को बहुत जबरदस्त काम करना पड़ेगा। तो मार्केट फोर्सेस के हिसाब से, मार्केट प्राइस के हिसाब से आप प्राइस को फिक्स कर दो, ठीक है। ट्रेडर्स जो है उसको कमोडिटी को प्रोक्योर करना पड़ेगा, प्राइस जितनी, जैसे मान लो कि 20 रुपए फिक्स किया, 20 रुपए से नीचे आप जा ही नहीं सकते। मार्केट को देखो, मार्केट फोर्सेस को, और उसके बाद देखो कि प्राइस कितना लगना चाहिए। अब ये कैसे हो सकता है? यहां पे ये जो पूरा एडिटोरियल है, ओपिनियन पीस है, ये प्राइस फिक्सिंग पे ही बात करता है। अब ये कैसे हो सकता है? डिजिटल टेक्नोलॉजी के थ्रू हमारे पास हमारे पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल है और हम इस टेक्नोलॉजी के थ्रू कमाल का काम कर सकते हैं। हमारे पास ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, हमारे पास रेगुलेटरी मैकेनिज्म है, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, तो हम इन सब चीजों को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। बहुत मुश्किल नहीं है इसको इंप्लीमेंट करना। नाम हम लेके आए ना, अब भले ही वो चला नहीं, वो अलग बात है, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे पोर्टल्स हैं, एप्स हैं, लेकिन इसमें किसानों को अवेयर करना पड़ेगा। आप जितने भी पोर्टल बना लो, डिजिटली चले जाओ, जब तक आप किसानों के पास नहीं जाओगे, मैं तो कहता हूं कि किसान यूनिवर्सिटी बना दो, इसमें किसानों को ट्रेन करो, छोटे छोटे कोर्सेज 2-3-4 महीने के, उनको खेती करना सिखाओ, उनको बताओ कि देखो बेटा हमारे फूड पैटर्न शिफ्ट हो रहे हैं, तो आप व्हीट और राइस छोड़ के दूसरे फूड पे शिफ्ट हो, दूसरे क्रॉप पे शिफ्ट हो। हालांकि एक अलग टॉपिक है, इस पर मैंने पूरा एक सेपरेट आधे घंटे का सेशन लिया, आप देखिएगा। एग्रीकल्चर पे मेरे बड़े कॉम्प्रिहेंसिव सेशंस है, आधे घंटे 1 घंटे, मजा आएगी आपको सुन के, पूरा वो सुन लो। उसकी प्लेलिस्ट शायद बनी होगी या नहीं बनी होगी, मैं चलिए बना दूंगा। तो प्रपोजल बहुत सिंपल है और ये बहुत ज्यादा समय भी इसको नहीं लगेगा, लेकिन वही चीज है ना कि इंप्लीमेंट नहीं होते ना ये। अब जैसे मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज में यहां पे जो प्राइस है वो मैन्युफैक्चरर या सर्विस प्रोवाइडर डिसाइड करते हैं। अब फार्मिंग कम्युनिटी में ऐसा नहीं होता है, तो फार्मिंग कम्युनिटी को ये, अब इसमें देखिए कोऑपरेटिव सोसाइटी बना दो, ये बहुत बढ़िया हो जाएगा। जैसे अमूल का दूध आपको एक ही प्राइस में मिलेगा, तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, सीधा गांधी जी ने तो सीधा यही बोला था कि गांव को ताकत दे दो, उनको बिल्कुल आजाद कर दो, तो ये कमाल का काम कर सकता है। तो फार्मिंग कम्युनिटी जो है वो डिसाइड करें कि उनके प्रोडक्ट का प्राइस कितना होगा। किसानों को इसकी ज्यादा वो रहती है ना कि क्या कहते हैं कि मतलब नॉलेज। तो ये सब चीजों को हमको देखना पड़ेगा। फिलहाल ये एडिटोरियल था, आई होप आपको इंसाइट्स मिले होंगे, आप इसको इंटरव्यू में, मेंस आंसर राइटिंग में जरूर यूज करिएगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। इधर से सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।